नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन को समझने का प्रयास करेंगे। मैकियावेली की दोनों महत्वपूर्ण पुस्तकों द प्रिंस और उसकी पुस्तक डिस्कोर्स के अंतर्गत जिस तरह का उसने राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया, उन दोनों को ही इस व्याख्यान के अंतर्गत हम समझेंगे। द प्रिंस के अंतर्गत जहां मैकियावेली ने राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया है और राजा को सलाह देने का प्रयास किया है कि एक नए राजा को किस तरीके से शासन व्यवस्था का संचालन करना चाहिए, वहीं अपने दूसरी पुस्तक के अंतर्गत डिस्कोर्स के अंतर्गत मैकियावेली ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का वर्णन किया है। मैकियावेली का जीवन परिचय। मैकियावेली के जीवन परिचय को अगर हम देखें तो मैकियावेली का जन्म 1469 ईस्वी के अंतर्गत इटली के एक छोटे से प्रांत फ्लोरेंस के अंतर्गत हुआ था और मैकियावेली की मृत्यु 1527 ईस्वी के अंतर्गत हुई। मैकियावेली एक महान कूटनीतिज्ञ और यथार्थवादी विद्वान था। जब हम यथार्थवादी विद्वानों की बात करते हैं या यथार्थवादी सिद्धांत की बात करते हैं, तब हमारे मन के अंतर्गत एक धारणा ये आती है कि पावर पॉलिटिक्स के रूप में, स्टेट की सिक्योरिटी के रूप में, स्टेट के सर्वाइवल के रूप में, यानी नेशन स्टेट को, स्टेट के जो हित है, स्टेट के जो इंटरेस्ट है, उनको यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत वरीयता दी जाती है। मैकियावेली ने भी अपनी चिंतन द प्रिंस पुस्तक के अंतर्गत इसी प्रकार के यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। 1494 ईस्वी के अंतर्गत फ्लोरेंस में मेडिसी के राजतंत्रात्मक शासन की समाप्ति हुई और इस जगह फ्लोरेंस के अंतर्गत गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। चूंकि मैकियावेली फ्लोरेंस का ही नागरिक था, तो इस राजनीतिक घटना का प्रभाव मैकियावेली के ऊपर भी दिखाई देता है और 1494 ईस्वी के अंतर्गत जब मेडिसी के राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की समाप्ति होकर के वहां गणतंत्र की स्थापना होती है, तब मैकियावेली को इस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पद दिया जाता है। उसको काउंसिल ऑफ 10 संसदीय परिषद के अंतर्गत सेकंड चांसलर का पद दिया जाता है। इसके बाद उसको विभिन्न राजनयिक पदों के ऊपर नियुक्त किया जाता है और वह यूरोप के अंतर्गत विभिन्न देशों की यात्रा के ऊपर जाता है और विभिन्न देशों के अंतर्गत जब वह यात्राएं करता है तब वहां के राजनीतिक अनुभव को भी समझता है और उस राजनीतिक अनुभव का मैकियावेली के चिंतन के अंतर्गत स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। जब वह राजनयिक के पद के ऊपर नियुक्त होता है और विभिन्न देशों की यात्रा करता है, तब वह सीजर बोर्जिया के संपर्क में भी आता है। जब वो सीजर बोर्जिया का शासन देखता है तो सीजर बोर्जिया का जिस तरीके का शासन है उससे वो प्रभावित होता है और अपनी पुस्तक प्रिंस के अंतर्गत वह सीजर बोर्जिया के शासन व्यवस्था का समर्थन करते हुए एक आदर्श राजा के अंतर्गत जिस तरह के गुण होने चाहिए वे सारे गुण वो सीजर बोर्जिया के अंतर्गत पाता है और सीजर बोर्जिया को अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत एक आदर्श शासक के रूप में वर्णित करता है। यहाँ आदर्श का मतलब मोरलिटी से नहीं है, क्योंकि मैकियावेली यथार्थवादी विद्वान है, इसलिए मैकियावेली के चिंतन के अंतर्गत पावर पॉलिटिक्स है वो हावी है। तो यहाँ सीजर बोर्जिया के अंतर्गत वो जिस तरह की वीरता और पौरुष के गुण और युद्ध करने के गुण देखता है, उन्हीं गुणों का वर्णन वो अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत करता है। तो द प्रिंस के अंतर्गत सीजर बोर्जिया को एक आदर्श शासक के रूप में मैकियावेली ने वर्णित करने का प्रयास किया है। 1512 के ईस्वी के अंतर्गत फ्लोरेंस के अंतर्गत वापिस एक राजनीतिक उठापटक होती है और फ्लोरेंस के अंतर्गत मेडिसी वंश के राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की पुनः स्थापना हो जाती है और गणतांत्रिक शासन व्यवस्था की समाप्ति हो जाती है। जब गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की समाप्ति हो जाती है तो 1512 ईस्वी के अंतर्गत मैकियावेली को उसके पद से हटा दिया जाता है। मेडिसी वंश के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में मैकियावेली को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मैकियावेली को जेल के अंतर्गत डाल दिया जाता है।
लेकिन 1513 ईस्वी के अंतर्गत मैकियावेली को इस आरोप से मुक्त कर दिया जाता है और उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन मैकियावेली के ऊपर एक शर्त लगा दी जाती है कि वो राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से भाग नहीं लेगा। तो इस शर्त के साथ में मैकियावेली को कारागार से रिहा कर दिया जाता है और मैकियावेली अपना शेष जो जीवन है वह राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत भागीदारी नहीं करके बिताता है। इस शेष जीवन के अंतर्गत मैकियावेली है वह दो महत्वपूर्ण पुस्तकों द प्रिंस और डिस्कोर्स की रचना करता है। 1513 ईस्वी के अंतर्गत मैकियावेली ने द प्रिंस का लेखन आरंभ किया। यह पुस्तक है यह मेडिसी वंश के शासक लोरेंजो दी मेडिसी को ही समर्पित की गई पुस्तक है। चूंकि अंतिम अध्याय के अंतर्गत मैकियावेली ने इस तरह की आशा प्रकट की है राजा से कि वह इटली का एकीकरण कर सके, तो ये जो द प्रिंस पुस्तक है वह ये कहा जाता है कि लोरेंजो दी मेडिसी को ही समर्पित है और इस कारण से उसने समर्पित की कि मेडिसी वंश का जो शासन है वही इटली का एकीकरण कर सकता है। और दूसरा जो मेडिसी को समर्पित करने की कारण था इस पुस्तक को वो ये था कि मैकियावेली को ये आशा थी कि मेडिसी जो है वो उसको पुनः पद है वो दे देगा, तो पुनः पद प्राप्त करने की भी एक आकांक्षा मैकियावेली के अंतर्गत थी। इसलिए यह पुस्तक है द प्रिंस लोरेंजो दी मेडिसी को समर्पित की गई पुस्तक मानी जाती है। मैकियावेली को मेडिसी वंश ने राजनीतिक परामर्शदाता तो फिर बनाया, लेकिन उसको कोई महत्वपूर्ण पद वो फ्लोरेंस के अंतर्गत नहीं दिया गया। 1525 ईस्वी के अंतर्गत फ्लोरेंस के अंतर्गत मेडिसी वंश के शासन की समाप्ति हो जाती है और पुनः गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हो जाती है। तो ये इस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत मैकियावेली को कोई पद नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसने जो अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत जिस तरह का लेखन किया उसके अंतर्गत उसने एक तरीके से निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन किया। तो नया जो गणतंत्र स्थापित हुआ फ्लोरेंस के अंतर्गत, तब ये माना गया कि मैकियावेली है वो मेडिसी वंश का समर्थक है, तो वापिस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत मैकियावेली को किसी भी प्रकार का पद है वो प्राप्त नहीं होता है। फलस्वरूप 1527 ईस्वी के अंतर्गत मैकियावेली की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये मैकियावेली का जीवन परिचय था। हमने ये देखने का प्रयास किया कि मैकियावेली के युग के अंतर्गत फ्लोरेंस के अंतर्गत किस तरह की से राजतंत्र की समाप्ति होती है, फिर गणतंत्र की स्थापना होती है, फिर वापस राजतंत्र की स्थापना होती है, फिर वापस राजतंत्र की समाप्ति होकर के गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। तो हमने इसके अंतर्गत फ्लोरेंस की थोड़ी सी हिस्ट्री और मैकियावेली की जो तत्काल समय में फ्लोरेंस के अंतर्गत शासन व्यवस्था प्रचलित थी उसके अंतर्गत मैकियावेली का किस तरह का योगदान था, इसको समझने का प्रयास किया। अब हम मैकियावेली की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैकियावेली की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, जिसके अंतर्गत मैकियावेली का संपूर्ण राजनीतिक चिंतन जो कि यथार्थवाद के रूप में लिखा गया है, वह है द प्रिंस। द प्रिंस का लेखन कार्य मैकियावेली ने 1513 ईस्वी के अंतर्गत आरंभ किया, लेकिन यह पुस्तक है वो मैकियावेली की मृत्यु के बाद प्रकाशित हो पाती है। 1532 ईस्वी के अंतर्गत द प्रिंस का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक के अंतर्गत मैकियावेली ने राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन किया है। एक नए राजा को किस तरीके से शासन व्यवस्था का संचालन करना चाहिए, इस तरह की एडवाइस है वह द प्रिंस के अंतर्गत मिलती है। दूसरी उसकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है द डिस्कोर्स ऑन लिवी या द डिस्कोर्स ऑन दी फर्स्ट 10 बुक ऑफ टाइटस लिवियस। इस पुस्तक को ये कहा जाता है कि द प्रिंस से पहले इस पुस्तक का लेखन कार्य आरंभ किया मैकियावेली ने, लेकिन यह पुस्तक प्रिंस के बाद में पूर्ण हो पाई। क्योंकि हम द प्रिंस के अंतर्गत अगर देखते हैं तो मैकियावेली द प्रिंस के अंतर्गत राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन करते हुए लिखता है कि दुनिया की कोई भी जो रियासत है वो या तो राजतंत्रात्मक रही है या गणतंत्रात्मक रही है। इतना लिखते हुए बाद में वो लिखता है
कि मैं यहाँ केवल राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात करूंगा, क्योंकि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात मैंने अन्य कर ली है। तो ये माना जाता है कि डिस्कोर्स का लेखन है वो प्रिंस से पहले चालू हुआ, लेकिन इसकी जो पूर्ण है वो है पूर्णता इसको प्राप्त प्रिंस के लेखन के बाद में हुई। लेकिन इस पुस्तक का जो प्रकाशन है द डिस्कोर्स का, वह प्रिंस से 1 साल पहले 1531 ईस्वी के अंतर्गत हुआ। इस पुस्तक डिस्कोर्स के अंतर्गत मैकियावेली ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन किया है। हम जब सामान्यतः मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन के बारे में बात करते हैं, तब जब हमें गहराई से मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन का पता नहीं होता है, तब हम ये देखते हैं कि मैकियावेली केवल और केवल यथार्थवादी विद्वान है, वो केवल राजतंत्र का समर्थक है। लेकिन अगर डिस्कोर्स को हम देखते हैं तो डिस्कोर्स के अंतर्गत मैकियावेली ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन किया है। आधुनिक युग के अंतर्गत गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं प्रचलित है, जो काफी हद तक मैकियावेली की जो पुस्तक डिस्कोर्स है उसके लेखन के अंतर्गत भी इस तरह की शासन व्यवस्था का समर्थन किया गया है। उसकी अन्य पुस्तकों के अंतर्गत द आर्ट ऑफ वार, ये पुस्तक 1521 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के अंतर्गत मैकियावेली ने नागरिकों को हथियारों से प्रशिक्षित करने पर बल दिया है। द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, जब वापिस मेडिसी के द्वारा मैकियावेली को छोटा मोटा पद दिया गया और उसको राजनीतिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया, तब मेडिसी ने मैकियावेली को फ्लोरेंस के इतिहास लेखन का कार्य सौंपा और मैकियावेली के द्वारा यह पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस लिखी गई। इस पुस्तक के अंतर्गत मैकियावेली ने समाज के अंतर्गत अस्थिरता का जो कारण है वह यह माना कि गरीब जनता और कुलीन वर्ग के मध्य टकराव के कारण समाज के अंतर्गत अव्यवस्था पैदा होती है, अस्थिरता पैदा होती है। तो इस पुस्तक के अंतर्गत मैकियावेली ये बताता है कि मानव खुशी की जो संभावना का क्षेत्र है वह कुलीन वर्ग के शासन की समाप्ति है और इस तरह के शासन की स्थापना है जहाँ की गरीबों का समर्थन किया जाता है। तो एक तरह से यहाँ पर मैकियावेली गरीब वर्ग के शासन का समर्थन करता है और कुलीन वर्ग के शासन की समाप्ति की वो बात करता है। कार्ल मार्क्स ने इस पुस्तक की बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। इसके अलावा मैकियावेली का एक महत्वपूर्ण नाटक है जिसका नाम है मांद्रागोला। मांद्रागोला ये मैकियावेली का एक महत्वपूर्ण नाटक है। इसके अलावा उसने बेलफागोर नामक पुस्तक की भी रचना की। तो ये मैकियावेली की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत इनको पूछा जाता है। मैकियावेली के समय की तात्कालीन परिस्थितियां। मैकियावेली के समय की अगर हम तात्कालीन परिस्थितियों को देखें तो मैकियावेली का युग ऐसा युग था यूरोप के अंतर्गत जब पुनर्जागरण आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। पुनर्जागरण आंदोलन क्या था? पुनर्जागरण आंदोलन यूरोप के अंतर्गत एक ऐसा आंदोलन था जिसके अंतर्गत जो प्राचीन यूनानी कला थी, जो प्राचीन यूनानी कला और रोमन आदर्श थी, कला के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो मध्ययुगीन आदर्श थे उनकी समाप्ति की और प्राचीन यूनानी और रोमन आदर्शों की स्थापना होने लगी। यानी पुनर्जागरण आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जब एक मध्ययुगीन जो कि धर्म पर आधारित कला दर्शन की बातें की जाती थी, जहां पर वैज्ञानिक चिंतन का कोई बोलबाला नहीं था, उस युग को पुनर्जागरण आंदोलन के माध्यम से चुनौती दी गई और इस तरह की कला दर्शन विकसित किया गया जो कि धर्म के बजाय इसके अंतर्गत जो चिंतन का केंद्र बिंदु था वह मनुष्य था। यानी मनुष्य आधारित, मनुष्य के चिंतन पर आधारित कला दर्शन का विकास हुआ। इसके अलावा वैज्ञानिक चिंतन का भी विकास हुआ और मध्ययुगीन जो धार्मिक चिंतन था उसको चुनौती दी जाने लगी। पुनर्जागरण आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता थी मानववाद पर बल। यानी मानववाद के अंतर्गत ये माना जाता था कि समस्त चिंतन का जो केंद्र बिंदु है वो मनुष्य होना चाहिए। यानी चिंतन धार्मिक नहीं बल्कि चिंतन का केंद्र बिंदु क्या है? चिंतन का केंद्र बिंदु
मनुष्य का गौरव होना चाहिए, मनुष्य का सुख होना चाहिए, यानी यहाँ पर पारलौकिक सुखों को दरकिनार कर दिया गया। तो ये यूरोप के अंतर्गत पुनर्जागरण का ऐसा दौर था, यही मैकियावेली का युग था। और पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत है वो इटली से ही मानी जाती है, और इटली के अंतर्गत फ्लोरेंस भी पुनर्जागरण के आंदोलन का एक मुख्य केंद्र था। तो ये जो पुनर्जागरण से संबंधित गतिविधियां संचालित हो रही थी, इस आंदोलन का प्रभाव है वो मैकियावेली के चिंतन के ऊपर भी दिखाई देता है। इसके अलावा मैकियावेली के युग को अगर देखें, मैकियावेली युगीन इटली को अगर देखें तो इटली कोई एकीकृत राज्य के रूप में नहीं था। इटली कई भागों के अंतर्गत विभाजित था, जिसके अंतर्गत नेपल्स, मिलान, फ्लोरेंस, रोमन कैथोलिक चर्च का क्षेत्र और वेनिस का गणराज्य, ये इटली के अंतर्गत विभिन्न प्रांत थे। इस तरह से इटली है वो 5 भागों के अंतर्गत विभाजित था। ये जो राज्य है ये आपस में झगड़ते रहते थे, और इस तरह की विभाजित इटली का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो अराजकता और अव्यवस्था का जो परिदृश्य था इटली के अंतर्गत, उसका प्रभाव भी मैकियावेली के चिंतन के ऊपर देखने को मिलता है। डनिंग ये कहता है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था, यानी डनिंग के कहने का मतलब ये है कि मैकियावेली तात्कालीन परिस्थितियां, जिस तरह का उस युग की परिस्थितियां थी उसकी उपज है वो मैकियावेली है, और उन परिस्थितियों का प्रभाव है वो मैकियावेली के चिंतन के ऊपर बहुत ज्यादा दिखाई देता है। यूं तो प्रत्येक राजनीतिक या दार्शनिक के चिंतन के ऊपर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव है वो देखने को मिलता है, लेकिन मैकियावेली के जो राजनीतिक चिंतन है उसके ऊपर तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत ज्यादा प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो इस पुनर्जागरण आंदोलन और विभाजित इटली की जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां थी, अव्यवस्था एवं अराजकता, इससे मैकियावेली प्रभावित हुआ। और मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत जिस तरह का राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया, उसका उद्देश्य था इटली को राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना। मैकियावेली का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि इटली को राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। इटली को राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसी को लेकर वह द प्रिंस की रचना करता है, और द प्रिंस के अंतर्गत राजा को सलाह देता है कि किस तरीके से राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जा सकता है, राष्ट्रीय राज्य के जो हित है उनको वरीयता दी जा सकती है, राज्य की शक्ति को कैसे हासिल किया जा सकता है, राज्य की शक्ति के अंतर्गत बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है, राज्य का विस्तार किस तरीके से किया जा सकता है। तो इस तरीके का राजनीतिक चिंतन है वो मैकियावेली अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत प्रकाशित करता है। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति, मैकियावेली की अगर अध्ययन पद्धति को देखें तो मैकियावेली की जो अध्ययन की मूल पद्धति है वो है हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक पद्धति। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत इतिहास के उदाहरणों के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों के समाधान के उपाय वो खोजने की प्रयास किए। मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत इतिहास से बहुत सारे उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। मैकियावेली यह कहता है कि वर्तमान शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए इतिहास से सीखना अनिवार्य है, क्योंकि जो समाज है वो सिर्फ और इतिहास के पतन और उत्थान की कहानी है। तो मैकियावेली ने अपने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत हिस्टोरिकल मेथड का इस्तेमाल किया। प्राचीन रोम के बहुत सारे उदाहरण हैं वो मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्स के अंतर्गत भी दिए और प्रिंस के अंतर्गत भी दिए। इसके अलावा विभिन्न ऐतिहासिक उदाहरणों के माध्यम से अपने राजनीतिक चिंतन को समझाने का प्रयास है वो मैकियावेली ने किया। तो मैकियावेली ने अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति का सहारा लिया। इसके अलावा मैकियावेली का जो अध्ययन है वो एम्पिरिकल स्टडी पर आधारित है, अनुभव मूलक अध्ययन पर आधारित है। एक होता है नॉर्मेटिव स्टडी और दूसरा एम्पिरिकल स्टडी। नॉर्मेटिव जो स्टडी है उसके अंतर्गत मूल्यों की बात की जाती है, नैतिकता के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है, जबकि
जो एम्पिरिकल मेथड है उसके अंतर्गत तथ्यों के आधार पर पर्यवेक्षण करने पर बल दिया जाता है। तो मैकियावेली का अगर हम राजनीतिक चिंतन देखें, विशेष रूप से उसकी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत, तो मैकियावेली ने तथ्यों के आधार पर अध्ययन किया है। उसने नॉर्मेटिव स्टडी की बजाय एम्पिरिकल स्टडी पर बल दिया है। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में वर्णित करता है। मैक्सी कहता है कि मैकियावेली फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर है। डनिंग लिखता है कि मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस वह सर्वप्रथम रचना है जिसमें मध्य युगीन चिंतन प्रणाली का परित्याग किया गया, क्योंकि मध्य युग का जिस तरीके का चिंतन था, मध्य युग के अंतर्गत धार्मिक चिंतन है वो हावी था। ईसाई धर्म के ऊपर बल दिया गया। ईसाई धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत जो बातें लिखी गई थी उनके आधार पर मध्य युग के अंतर्गत राजनीतिक चिंतन है वो विकसित किया गया। लेकिन मैकियावेली ने इस तरह के मध्य युगीन चिंतन को चुनौती दी और अपनी पुस्तक प्रिंस के अंतर्गत एक तरह का यथार्थवादी चिंतन है वो प्रस्तुत किया। और मैकियावेली ने राज्य और चर्च के मध्य जिस तरह का विवाद चल रहा था उसके अंतर्गत मैकियावेली चर्च को वरीयता न देकर के चर्च के ऊपर राज्य को वरीयता देता है। मैकियावेली मानता है कि इटली के विभाजन का भी जो कारण है वह चर्च के अंतर्गत ही देखता है। वो कहता है कि इटली का जो जिस तरीके से विभाजन हुआ उसके लिए सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदार किसी को माना जाए तो वह चर्च ही है। तो डनिंग ये कहता है कि मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस ही वह सर्वप्रथम रचना है जिसमें मध्य युगीन चिंतन प्रणाली का परित्याग किया गया और वैज्ञानिक चिंतन है वो इस पुस्तक के अंतर्गत विकसित किया गया। अब हम द प्रिंस की मुख्य विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे कि द प्रिंस के अंतर्गत मैकियावेली ने किस तरह का चिंतन विकसित किया। पहले ही हम बात कर चुके हैं कि इस पुस्तक का लेखन कार्य 1513 में आरंभ हुआ और मैकियावेली की मृत्यु 1527 की ईस्वी के अंतर्गत हो गई और यह पुस्तक है 1532 ईस्वी के अंतर्गत प्रकाशित हुई। मैकियावेली ने इस पुस्तक के अंतर्गत मोनार्की यानी राजतंत्र का समर्थन किया है। यह पुस्तक राजनीतिक यथार्थवादी राजनीतिक दृष्टिकोण रियल पॉलिटिक या रियलिस्ट अप्रोच के माध्यम से लिखी हुई पुस्तक है। इस पुस्तक के अंतर्गत यथार्थवादी दृष्टिकोण के माध्यम से चिंतन किया गया है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के माध्यम से मैकियावेली इस पुस्तक के अंतर्गत शासन संचालन की कला का वर्णन करता है कि एक नए राजा को किस तरीके से शासन व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। तो इस पुस्तक के अंतर्गत मैकियावेली ने किसी तरह के राज्य का सिद्धांत विकसित नहीं किया। मैकियावेली यहाँ राज्य को परिभाषित नहीं करता, वो राज्य के बारे में किसी प्रकार का सिद्धांत है वो विकसित नहीं करता, बल्कि प्रिंस के अंतर्गत वो किसका वर्णन करता है, वो स्टेट क्राफ्ट का वर्णन करता है, यानी आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, शासन की कला, सरकार की कला, किस तरीके से शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए। मैकियावेली यह पुस्तक आनुवंशिक राजा की बजाय नए राजा के लिए विशेष रूप से परामर्श के लिए लिखता है। यानी मैकियावेली इस पुस्तक को आनुवंशिक राजा की बजाय नए राजा को किस तरीके से शासन व्यवस्था का संचालन करना चाहिए, तो नए राजा के लिए ये ज्यादा सलाहकारी है, क्योंकि मैकियावेली अपनी पुस्तक प्रिंस के अंतर्गत लिखता है कि जो नया राजा होता है उसके पास में शासन व्यवस्था की संचालन की कला है वो कम होती है, जबकि आनुवंशिक जो राजा है, जो वंशानुगत राजा है, उसको तो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि उसको ये चीजें विरासत के अंतर्गत ही मिली हुई होती है। तो द प्रिंस जो पुस्तक है यह मैकियावेली ने नए राजा के लिए लिखी है, विशेष रूप से कि नए राजा को किस तरीके से शासन व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। इस तरीके का जो परामर्श एडवाइस है वह द प्रिंस पुस्तक के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस पुस्तक के अंतर्गत मैकियावेली राज्य या राजनीति को शक्ति राजनीति के रूप में देखता है, पावर पॉलिटिक्स के रूप में देखता है। मैकियावेली कहता है कि राज्य या राजनीति क्या है, पावर पॉलिटिक्स के रूप में, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित की गई है द प्रिंस के अंतर्गत, जिसका की बाद के जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विद्वान हैं उन्होंने इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। द प्रिंस के अंतर्गत राज्य को सर्वोच्चता दी गई है, राज्य का हित है वो सर्वोपरि माना गया है।
मैकियावली इस पुस्तक के अंतर्गत राज्य की शक्ति की बात करता है, राज्य की सुरक्षा कैसे की जाए इसकी बात करता है, इस राज्य की शक्ति प्राप्त करने के बाद में उसका प्रिजर्वेशन यानी परिरक्षण यानी रक्षा कैसे की जाए उस शक्ति की, उसकी बात करता है, और एक राज्य किस तरीके से यश की प्राप्ति कर सकता है, वो गौरव की प्राप्ति कर सकता है, इस तरह के जो एडवाइस है, परामर्श है, वो अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस पुस्तक के अंतर्गत राज्य के सिद्धांत की बजाय राज्य की सुरक्षा कैसे की जाए इस पर बात की गई है। यह कथन गैटेल का है। अब हम मैकियावली के जो यथार्थवादी चिंतन है, जिस तरीके का राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया गया है इस पुस्तक के अंतर्गत, उसकी भूमिका को देखने का प्रयास करेंगे। मैकियावली के मानव स्वभाव संबंधी विचार। मैकियावली अपना जो राजनीतिक चिंतन है, जो अपना यथार्थवादी दृष्टिकोण है, वो मानव स्वभाव के आधार पर ही विश्लेषण करता है। मैकियावली मानव स्वभाव की विश्लेषण करते हुए यह कहता है कि मनुष्य का जिस तरीके का स्वभाव है वो सार्वभौमिक अहमवाद पर आधारित है, यानी ईगोइज्म पर आधारित है। ईगोइज्म का अभिप्राय यह है कि मनुष्य है वो स्वार्थी होता है, मनुष्य लालची होता है, मनुष्य धूर्त किस्म का होता है, वो हमेशा चालाक होता है, वो हमेशा डरपोक होता है, सनकी होता है, कृतघ्न होता है, दूसरों के प्रति परोपकारी नहीं होता है। तो मैकियावली इस पुस्तक, अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत कहता है कि सामान्यतः मनुष्य का जो स्वभाव है, मानव का जो स्वभाव है, वो इसी तरह का होता है, स्वार्थी, लालची, चालाक, डरपोक भी होता है, वो सनकी भी होता है, वो दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार का परोपकार की भावना नहीं रखता है। जब तक उसके हितों की पूर्ति होती है तब तक वो दूसरों का समर्थन करता है, जब उसके हितों की पूर्ति नहीं होती है तब वो दूसरे का समर्थन नहीं करता है। तो वो अपने हितों के अनुसार, स्वार्थ के अनुसार हमेशा संचालित होता है। मैकियावली अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत लिखता है कि लोग अपने पिता की मृत्यु को जितना जल्दी भूल सकते हैं, लेकिन उनकी पैतृक संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले को कभी भी नहीं भूल सकते। यानी मैकियावली का कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो बहुत ज्यादा स्वार्थी होता है। मनुष्य अपने संपत्ति से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मनुष्य की संपत्ति को हानि पहुंचाता है तो उसको, वो मानव है, कभी भी उसको माफ नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से मैकियावली कहता है कि मनुष्य की जो संपत्ति है उसको लेकर के मनुष्य के अंतर्गत स्वार्थ है वो सबसे ज्यादा होता है। इसलिए राजा है या राज्य है, उसको मानव की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, कभी भी उसकी जो संपत्ति है उसके ऊपर आघात नहीं करना चाहिए। तो ये जो मैकियावली का कथन है वो मानव स्वभाव के बारे में ये बात करता है कि मनुष्य कितना स्वार्थी है। तो इस तरीके के मानव स्वभाव संबंधी विचार है मैकियावली अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत प्रस्तुत करता है। मैकियावली कहता है कि लोगों को डर के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है, प्रेम के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मैकियावली कहता है कि राजा को ये प्रयास करना चाहिए कि लोग प्रेम के माध्यम से भी नियंत्रित हो, डर के माध्यम से भी नियंत्रित हो। लेकिन अगर प्रेम के माध्यम से वो नियंत्रित नहीं हो पाते हैं तो राजा को किसका चयन करना चाहिए? राजा को हमेशा भय का चयन करना चाहिए, क्योंकि मैकियावली कहता है कि प्रेम तो क्षणिक होता है। प्रेम के आधार पर राज्य या राजा लोगों को बाध्य नहीं कर सकता आज्ञाओं का पालन करने के लिए, लेकिन अगर राज्य अपने पावर के आधार पर भय दिखाएगा, लोगों को हमेशा डर के साये के अंतर्गत रखेगा, तो ये जो प्रेम की तुलना में डर है ये ज्यादा स्थायी होता है। क्योंकि मैकियावली कहता है कि मनुष्य है वो डरपोक होता है, इसलिए डर के मारे व्यक्ति है वो राज्य की आज्ञाओं का पालन करेगा। तो मैकियावली कहता है कि राजा को अगर प्रेम और भय इन दोनों में से एक का चयन करना हो तो हमेशा राजा को भय का चयन करना चाहिए, क्योंकि डर के माध्यम से ही लोग है वो ज्यादा राज्य की आज्ञाओं का पालन करेंगे। लेकिन मैकियावली साथ में ये भी कहता है कि लोगों में भय तो होना चाहिए राज्य के प्रति, राजा के प्रति, लेकिन घृणा है वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि घृणा है वो प्रतिरोध की भावना उत्पन्न करता है। तो मैकियावली कहता है कि भय के माध्यम से राजा को, लोगों को नियंत्रित करना चाहिए, जितना हो सके घृणा है वो
समाज के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत कम से कम हो। तो इस तरीके से मैकियावेली जिस तरीके का मानव स्वभाव से संबंधित विचार प्रस्तुत करता है वो यथार्थवादी दृष्टिकोण से मिलते हैं। धर्म एवं सर से संबंधित अगर मैकियावेली के विचारों को देखें तो धर्म और सर से संबंधित विचारों के अंतर्गत मैकियावेली ने मध्ययुगीन धार्मिक विचारों का खंडन किया। मध्य युग के अंतर्गत धर्म को पारलौकिक सुख या मोक्ष प्राप्ति की साधन के रूप में देखा जाता था। मध्य युग के अंतर्गत ये माना जाता था कि धर्म के माध्यम से मनुष्य आध्यात्मिक सुख को प्राप्त कर सकता है, स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, पारलौकिक सुख प्राप्त कर सकता है। अगर मनुष्य धार्मिक होगा, धर्म के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करेगा या धर्म के अनुसार आचरण करेगा तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अन्यथा उसको नरक की है वो प्राप्ति होगी। तो मध्ययुगीन चिंतन के अंतर्गत इस तरह के धार्मिक चिंतन का बोलबाला था। हालांकि मैकियावेली के चिंतन के अंतर्गत मैकियावेली ने धर्म का विरोध है वो कभी नहीं किया। मैकियावेली धर्म का वहीं तक समर्थन करता है जहां तक वो राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति में सार्थक हो। यानी मैकियावेली धर्म का इस्तेमाल ऐसे साधन के रूप में करता है जो कि राज्य के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के अंतर्गत सार्थक हो, राज्य शक्ति को प्राप्त कर सके, राज्य अपने गौरव को प्राप्त कर सके, राज्य यश को प्राप्त कर सके, विस्तार को प्राप्त कर सके। अगर इन कार्यों के अंतर्गत धर्म सहायक है तो राज्य को धर्म का सहारा लेना चाहिए, अन्यथा राज्य को धर्म का सहारा है वो नहीं लेना चाहिए। तो मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत धर्म के बारे में बहुत ज्यादा स्पष्टता तो नहीं है, लेकिन जहां तक मैकियावेली धर्म की बात करता है तो वो राज्य के साधन के रूप में ही धर्म के इस्तेमाल करने की सलाह देता है। इसके अलावा अगर हम मैकियावेली के चिंतन को देखें तो एक जगह मैकियावेली का ये कोट है कि जिस देश के लोग ईश्वर से नहीं डरते वह विनाश के पथ पर अग्रसर होता है। तो इस कोट से ये लगता है कि मैकियावेली धर्म का समर्थक था, वह ईश्वर का भी समर्थक था, क्योंकि मैकियावेली ये कहता है कि लोगों के अंतर्गत राजा का डर तो होना ही चाहिए, राजा के डर के साथ साथ ईश्वर का भी डर है लोगों के अंतर्गत होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का डर होगा तो भी वो ये मान करके राज्य की आज्ञाओं का पालन करेंगे कि वो एक ईश्वर निर्देशित कानून है। तो मैकियावेली ये कहता है कि जिस देश के लोग ईश्वर से नहीं डरते वह विनाश के पथ पर अग्रसर होता है। तो इस तरीके के कोट से ये लगता है कि मैकियावेली धर्म का विरोधी नहीं था, वह ईश्वर का विरोधी नहीं था, बल्कि वह धर्म का समर्थक तो था, लेकिन धर्म का समर्थक वहीं तक है जहां तक वो राज्य के जो उद्देश्य है, राज्य के उद्देश्य क्या है, क्योंकि मैकियावेली यथार्थवादी विद्वान है तो राज्य के जो उद्देश्य है मैकियावेली के दृष्टिकोण के अंतर्गत शक्ति को प्राप्त करना, शक्ति का विस्तार करना, राज्य का विस्तार करना, शक्ति को बनाए रखना, राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना, राज्य की जो सिक्योरिटी है उसको बनाए रखना, राज्य के जो नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हित है उसको तरजीह देना, ये राज्य के उद्देश्य है। तो अगर इन उद्देश्यों के अंतर्गत धर्म का अगर सहारा लेना हो तो राजा को धर्म का एक साधन के रूप में ही सहारा लेना चाहिए। पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए इस तरह की बातें वो मैकियावेली के चिंतन के अंतर्गत दिखाई नहीं देती है। मैकियावेली कहता है कि राजा को धर्म का इस्तेमाल करना चाहिए एक साधन के रूप में, लेकिन धर्म का जब राजा इस्तेमाल करे तब उसको बहुत ही सावधानी से धर्म का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी धर्म का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो जाता है। राजा भले ही वह धार्मिक हो, लेकिन उसको हमेशा ये ढोंग करना चाहिए कि वो धार्मिक है, वो हमेशा धर्म के अंतर्गत आस्था रखता है, भले ही वो धार्मिक नहीं हो। मैकियावेली धर्म के बजाय चर्च का ज्यादा विरोधी है, वह चर्च का बहुत ज्यादा आलोचक है। मैकियावेली लिखता है कि इटली का जो विभाजन है, इटली जिस तरीके से राजनीतिक रूप से विभाजित थी और इटली के अंतर्गत अव्यवस्था एवं अराजकता का बोलबाला था, ये सभी जो इटली के प्रांत थे ये आपस में झगड़ते रहते थे, तो इसका जो मूल कारण है वो चर्च के अंतर्गत खोजता है। वो कहता है कि पोप है वो सारी बुराइयों का जड़ है, चर्च है यही सारी बुराइयों का जड़ है, क्योंकि मध्य युग के अंतर्गत राज्य के ऊपर चर्च को वरीयता दी गई और ये कहा गया कि चर्च की आज्ञाओं के अनुसार ही राज्य को कानूनों का निर्माण करना चाहिए। मैकियावेली इस तरह के चिंतन का
खंडन करते हुए वह सर्च का विरोध करता है और ये कहता है कि सर्च को राज्य के नियंत्रण में रखना चाहिए। सर्च राज्य से सर्वोपरि नहीं है, सर्च राज्य से ऊपर नहीं है, बल्कि सर्च है वो राज्य के अधीन है। मैकियावेली राजा को सलाह देता है कि वह आवश्यकता अनुसार धार्मिक व अधार्मिक होना चाहिए, यानी राजा को अवसरवादी होना चाहिए। जब धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से, धर्म के माध्यम से राजा का काम हो जाए तब धर्म के माध्यम से वो कर ले, लेकिन जब धर्म के माध्यम से काम नहीं हो तब अधार्मिक साधनों का, अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करते हुए भी उसको नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि वो भले ही किसी भी साधन का इस्तेमाल करे, जब उसे राज्य की उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाएगी तो साधनों का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, बल्कि राज्य के जो उद्देश्य है वो साध्य है, वो अपने आप में ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि मैकियावेली धर्म का विरोधी नहीं है, बल्कि वो धर्म को राज्य की अधीन ही मानता है। धर्म को साधन के रूप में इस्तेमाल करने का राजा को सलाह देता है। इसके साथ में सर्च का वो सबसे बड़ा विरोधी है। सर्च को राज्य के नियंत्रण में रखने की बात है वो मैकियावेली के चिंतन के अंतर्गत देखने को मिलती है। मैकियावेली के अगर हम नैतिकता संबंधी विचारों की बात करें तो मैकियावेली ने नैतिकता के दोहरे मापदंड अपनाए हैं। मैकियावेली ने नैतिकता को दो भागों के अंतर्गत विभाजित कर दिया है, एक पब्लिक मोरलिटी, सार्वजनिक नैतिकता, और दूसरा परंपरागत नैतिकता, कन्वेंशनल मोरलिटी। अगर हम सार्वजनिक नैतिकता की बात करें तो मैकियावेली के चिंतन के अंतर्गत सार्वजनिक नैतिकता किसके लिए है? सार्वजनिक नैतिकता राजा के लिए है या राज्य के लिए है, यानी राजा या राज्य को इस तरह की पब्लिक मोरलिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस पब्लिक मोरलिटी के आधार क्या है? मैकियावेली के चिंतन के अंतर्गत इस तरह की पब्लिक मोरलिटी के जो उद्देश्य है, आधार है, वो है शक्ति, सुरक्षा, राज्य की जो शक्ति है उसका परिरक्षण, राज्य की अस्तित्व की बात है वो करता है। यानी राज्य के जो उद्देश्य है, राज्य की जो नैतिकता है वो किस पर आधारित है? वो शक्ति पर आधारित है, वो सुरक्षा पर आधारित है, वो राज्य की शक्ति के परिरक्षण पर आधारित है कि राज्य की रक्षा कैसे की जाए, राज्य का विस्तार कैसे किया जाए। इस तरह के उद्देश्यों को लेकर के जिस तरह के भी मापदंड है राज्य या राजा को अपनाने चाहिए, वे सारे साधन अपनाने की वो राजा को सलाह देता है। तो इस तरह के चिंतन के अंतर्गत साधन और साध्य की डिबेट है वो देखने को मिलती है। मैकियावेली कहता है कि वे सारे साधन हैं वो अंत में नैतिक मान लिए जाएंगे जब वे राज्य की उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायक होंगे। जैसा कि राज्य के उद्देश्य क्या है? पावर, सिक्योरिटी, प्रिजर्वेशन, सर्वाइवल, ये राज्य के महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इस तरह के उद्देश्यों के अंतर्गत राजा को हमेशा शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। यहाँ पर मैकियावेली लॉइन एंड फॉक्स थ्योरी का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि कोई कितना भी अगर शक्तिशाली है लेकिन उसके पास में अगर चालाकी नहीं है तो भी वो राज्य की रक्षा नहीं कर पाएगा, अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। वो चालाक है लेकिन शक्तिशाली नहीं है तो भी वो राज्य की उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो वो राजा के अंतर्गत लॉइन एंड फॉक्स, इन दोनों के जो गुण हैं उनके मिश्रण की बात करता है। तो इस तरीके से मैकियावेली सार्वजनिक नैतिकता राजा के लिए बताता है कि राजा को किस तरह की नैतिकता का पालन करना चाहिए। दूसरी तरफ वह कन्वेंशनल मोरलिटी की बात करता है, परंपरागत नैतिकता की बात करता है। परंपरागत जो नैतिकता है वह सार्वजनिक नैतिकता के विपरीत है। ये सामान्य जनता के लिए है और नैतिक आचरणों पर आधारित है। पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन के अंतर्गत इस तरह के कन्वेंशनल मोरलिटी की मैकियावेली बात करता है। यानी सामान्य जनता को परंपरागत नैतिकता के नियमों के आधार पर चलना चाहिए, लेकिन राज्य है, जो राजा है, उनको दूसरे तरह की पब्लिक मोरलिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत ये मोरलिटी के ड्यूल स्टैंडर्ड है वो देखने को मिलते हैं, नैतिकता के दोहरे मापदंड है वो देखने को मिलते हैं। एक राजा के लिए जो कि पब्लिक मोरलिटी, जिसमें राज्य के हितों को सर्वोच्चता दी जाती है और राज्य के हित, पावर, सिक्योरिटी और सर्वाइवल। दूसरी तरफ कन्वेंशनल मोरलिटी, जिसके अंतर्गत नैतिक आचरणों की बात की गई है जो कि सामान्य जनता के लिए है। मैकियावेली कहता है कि राज्य किसी नैतिकता को नहीं जानता। जो कुछ नैतिक होता है
जो कुछ होता है वो ना तो नैतिक होता है राज्य के अंतर्गत और ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह तो नैतिकता से रहित होता है। यानी कहने का उद्देश्य यही है, मैकियावेली का कहने का अभिप्राय यह है कि जिस तरह के भी साधनों का इस्तेमाल करके, भले ही वो अनैतिक हो या नैतिक हो, जिस तरह के साधनों का इस्तेमाल करके राजा है वो राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है, वे सारे साधन अपने आप में पवित्र है। यहाँ पर मैकियावेली सेक्युलर पॉलिटिक्स का प्रणेता है वो माना जाता है, धर्मनिरपेक्ष राजनीति का प्रणेता है वो माना जाता है, क्योंकि मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस के अंतर्गत पॉलिटिक्स और धर्म और नैतिकता के मध्य अंतर किया है। मैकियावेली पॉलिटिक्स को पावर के रूप में परिभाषित करता है, वो रिलीजन या मोरालिटी के संदर्भ में राजनीति को देखने का प्रयास नहीं करता। तो इस तरीके से मैकियावेली का जो चिंतन है उसके अंतर्गत धर्म और राजनीति के मध्य या पॉलिटिक्स, सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन या मोरालिटी, यानी मैकियावेली ने अपने चिंतन के अंतर्गत राजनीति और धर्म इन दोनों को अलग अलग करने का प्रयास किया है, और मैकियावेली ने राजनीति को पावर पॉलिटिक्स के रूप में परिभाषित किया है। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत वर्त्यू एंड फॉर्चूना, वर्त्यू और भाग्य, ये दो अवधारणाएं बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल की गई है। वर्त्यू की अवधारणा और फॉर्चूना, ये अवधारणाएं क्या है मैकियावेली की प्रिंस के अंतर्गत, इसको अब हम समझने का प्रयास करेंगे। मैकियावेली की प्रिंस में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं ये, और ये जो दोनों ही शब्द है वर्त्यू एंड फॉर्चूना, ये इटालियन शब्द है, इटालियन भाषा के शब्द है। मैकियावेली अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत लिखता है कि मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करने वाली ये दो बहुत बड़ी शक्तियां हैं, जिसके अंतर्गत एक है वर्त्यू और दूसरा है फॉर्चूना। इसका क्या मतलब है? वर्त्यू का जो मतलब है वीरता या पौरुष या युद्ध के समान गुण। ये जो वर्त्यू शब्द है ये इटालियन भाषा का शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द वर्च्यू यानी सद्गुण का पर्यायवाची नहीं है। तो वर्त्यू का क्या मतलब है? वर्त्यू का मतलब है वीरता या पौरुष के गुण, यानी शक्तिशाली होना। जेके बुरकर्ट ये कहता है कि वर्त्यू की जिस तरह की अवधारणा है मैकियावेली की प्रिंस के अंतर्गत, वह है शक्ति एवं बुद्धिमत्ता का मिश्रण। यानी वर्त्यू के अंतर्गत एक तरफ पावर है, दूसरी तरफ रीजन है। पावर और रीजन इन दोनों का मिश्रण है, वह वर्त्यू का निर्माण करता है। तो सामान्यतः अगर हम देखें तो मैकियावेली की द प्रिंस के अंतर्गत इटालियन भाषा का जिस वर्त्यू शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका जो अर्थ है वह है वीरता या पौरुष, यानी शक्तिशाली होना। यह जो वर्त्यू का गुण है मैकियावेली कहता है कि यही मनुष्य को शक्तिशाली, महान और यशस्वी बनाता है। इसी के माध्यम से ही मनुष्य शक्ति को हासिल करता है, वह महान बनता है, वह गौरव को प्राप्त करता है। तो पहली जो अवधारणा है वह वर्त्यू की अवधारणा, जिसका अभिप्राय है वीरता, पौरुष या शक्ति को प्राप्त करना या शक्तिशाली होना। दूसरी जो अवधारणा है द प्रिंस के अंतर्गत इस्तेमाल हुई है वह है फॉर्चूना। ये जो फॉर्चूना शब्द है यह भी इटालियन भाषा का शब्द है। इसका जो अभिप्राय होता है वह है भाग्य या किस्मत या नियति। यह फॉर्चून या डेस्टिनी का पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है। अगर हम इस भाग्य की बात करें, फॉर्चूना की बात करें द प्रिंस के अंतर्गत जिस तरह से मैकियावेली ने बात की है, तो मैकियावेली कहता है कि ये जो फॉर्चूना है इसका जो संबंध है उन गतिविधियों या उन कार्यों से है जिस पर व्यक्ति का कोई वश नहीं होता। ये जो गतिविधियां हैं
ये मनुष्य से निरपेक्ष होती है, जिस पर मनुष्य का किसी भी प्रकार का कोई वश नहीं चलता। कई बार हम कहते हैं ना कि ये तो भाग्य के भरोसे, ये तो नियति के भरोसे, हमारी किस्मत ऐसे ही थे इसलिए ये सब चीजें हमारे जीवन के अंतर्गत हो गई। तो फॉर्चूना का भी यही मतलब है कि ऐसी गतिविधियां, ऐसी कार्य जिसके अंतर्गत मनुष्य का कोई वश नहीं चलता, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भाग्य, किस्मत या नियति के नाम से पुकारा जाता है। मैकियावेली कहता है कि ये जो भाग्य है, ये जो फॉर्चूना है, इसको वर्त्यु, वीरता के गुण के माध्यम से कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। यानी मैकियावेली अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत वर्त्यु की अवधारणा और फॉर्चूना, ये जो दो अवधारणाएं, इनके मध्य संबंधों को रेखांकित करता है। और मैकियावेली कहता है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती है जो कि भाग्य के द्वारा होती है, किस्मत में वो चीजें होती है, इसलिए वो घटित होती है, जिनके ऊपर हमारा कोई वश नहीं चलता। लेकिन मैकियावेली कहता है कि इस फॉर्चूना को, इस भाग्य को वर्त्यु यानी वीरता या पौरुष के गुण के माध्यम से काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। मैकियावेली कहता है कि जिस मनुष्य में जितनी ज्यादा ये वर्त्यु यानी वीरता का गुण होगा, वो उतना ही अपने भाग्य पर नियंत्रण कर सकता है। लेकिन जिसमें वीरता का अभाव होगा, इस वर्त्यु गुण का अभाव होगा, वो व्यक्ति हमेशा भाग्य की कठपुतली बनकर रहेगा और हमेशा वो जीवन के अंतर्गत ये रोता रहेगा कि यह तो मेरे किस्मत के अंतर्गत ही था, ये मेरे भाग्य के अंतर्गत ही था, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन जिस व्यक्ति के अंतर्गत, जिस मनुष्य के अंतर्गत ये वर्त्यु का गुण होगा, वीरता या पौरुष का गुण होगा, वो अपने भाग्य को काफी हद तक नियंत्रित कर सकेगा और जीवन के अंतर्गत परिवर्तन है वो ला सकेगा। मैकियावेली कहता है कि हमारी जो आदि गतिविधियां हैं, मेरे ख्याल से भाग्य के वश में होती है, लेकिन जो आदि गतिविधियां हैं जीवन की, वो हमारे अपने वश के अंतर्गत ही होती है। और इस तरह की गतिविधियों के अंतर्गत मनुष्य बदलाव ला सकता है। या मैकियावेली नदी का उदाहरण देता है, बाढ़ का उदाहरण देकर के इस अवधारणा को स्पष्ट करता है कि जिस तरीके से मैदान के अंतर्गत बाढ़ आ जाती है, नदी जब ओवरफ्लो हो जाती है, तब वो बाढ़ रूपी भयंकर विनाश लेकर के आती है। तब अगर ये मान लिया जाए कि ये तो भाग्य की वजह से हुआ, ईश्वर की वजह से हुआ, या प्रकृति की जो ये किस्मत थी ऐसी थी हमारी, इसलिए ऐसा हो गया, तो मैकियावेली कहता है कि मान लो कि नदी के अंतर्गत उफान आ गया, जिसकी वजह से वहां बाढ़ आ गई और भयंकर तबाही मच गई। लेकिन जब सामान्य परिस्थितियां होती है, मौसम साफ होता है, तब मनुष्य अपनी गतिविधियों के माध्यम से अपने विवेक का इस्तेमाल करके वो इस तरह के कार्य वहां पर कर सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दीवार बना सकता है या बांध बना सकता है, जिसके माध्यम से नदी के उफान को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैकियावेली नदी और बाढ़ के इस उदाहरण के माध्यम से वर्त्यु की अवधारणा और फॉर्चूना की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि ये जो फॉर्चूना है, ये जो भाग्य है, उसको वर्त्यु यानी वीरता के गुण के माध्यम से काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तो राजा और राज्य को भी मैकियावेली प्रिंस के अंतर्गत यही सलाह देता है कि वो अपने अंदर वीरता के गुण विकसित करे, ताकि वह राज्य की सुरक्षा को हासिल कर सके, राज्य के ऊपर कोई युद्ध हो या बाहरी आक्रमण का खतरा हो या उसके अंतर्गत होने वाली अराजकता हो, उसको अपने वर्त्यु के गुण के माध्यम से वो नियंत्रित कर सके। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत इस फॉर्चूना की तुलना, भाग्य की तुलना स्त्री से की है। मैकियावेली कहता है कि ये जो भाग्य है उस स्त्री के समान या उस महिला के समान है, जैसे वश में रखने के लिए मारपीट और फटकार का सहारा लेना पड़ता है। मैकियावेली कहता है कि जो लोग उससे डरते हैं, यानी जो लोग उस स्त्री से डरते हैं, तो वो उस पुरुष पर हावी हो जाती है, लेकिन जो पुरुष उस स्त्री से नहीं डरता है, तो वो उस पर जल्दी ही नियंत्रण पा लेता है और वो महिला भी उस पुरुष के समक्ष है वो सीधी हो जाती है। तो मैकियावेली यहाँ पर भाग्य की तुलना है वो स्त्री से करता है, भाग्य को स्त्री के समान मानता है और वर्त्यु को पुरुष के समान मानता है, पौरुष के समान मानता है। मैकियावेली कहता है कि जिस तरीके से पुरुष है
वो स्त्री को कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरीके से वर्त्यु के माध्यम से भी भाग्य को कंट्रोल किया जा सकता है और परिवर्तन लाया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। हालांकि ये यहाँ पर जिस तरह का चिंतन है मैकियावेली का, मैकियावेली भाग्य की तुलना स्त्री से करता है और वो कहता है कि स्त्री को मारपीट और फटकार का सहारा लेकर के वश के अंतर्गत पुरुष के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो नारीवादी विद्वान है वो मैकियावेली के आलोचक हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह का जो चिंतन है वो सभ्य समाज के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर मैकियावेली ने एक सांकेतिक भाषा के रूप में ही इसके इस्तेमाल है वो किया है। तो यह थी मैकियावेली की वर्त्यु और फॉर्च्यूना की अवधारणा। मैकियावेली के कुलीनता संबंधी विचार, नोबिलिटी को लेकर के मैकियावेली के क्या विचार है। मैकियावेली हमेशा कुलीन तंत्र का विरोधी रहा है, कुलीन शासन का विरोधी रहा है। मैकियावेली कहता है कि हमेशा एक राजा को कुलीन वर्ग से हमेशा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये जो कुलीन वर्ग है ये हमेशा शासन व्यवस्था के लिए घातक होता है, क्योंकि यह हमेशा शक्ति प्राप्ति के लिए आकांक्षी रहता है और कभी भी विद्रोह कर सकता है। मैकियावेली कहता है कि कुलीन लोगों के बजाय सामान्य जनता पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। तो मैकियावेली कुलीन शासन व्यवस्था का समर्थक नहीं है, कुलीन वर्ग का समर्थक नहीं है। वो राजा को सलाह देता है कि राजा को कुलीन वर्ग के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको सामान्य जनता के ऊपर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। हालांकि मैकियावेली ये कहता है कि जनता भी कभी भी राजा के खिलाफ विद्रोह कर सकती है, लेकिन मैकियावेली ये कहता है कि जनता की तुलना में कुलीन वर्ग है उसका विद्रोह है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कुलीन वर्ग है वो हमेशा शक्ति के ज्यादा नजदीक रहता है। तो ये था मैकियावेली का अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत जिस तरीके का चिंतन किया गया उनकी बात हमने अब तक की। अब हम मैकियावेली के गणतंत्र एवं स्वतंत्रता यानी आजादी से संबंधित विचारों का विश्लेषण करेंगे। यह जो विचार है मैकियावेली के, यह उसकी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत न होकर के उसकी पुस्तक द डिस्कोर्स के अंतर्गत है। और ये डिस्कोर्स पुस्तक मैकियावेली की उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई 1531 ईस्वी के अंतर्गत, प्रिंस से 1 साल पहले। इस पुस्तक के अंतर्गत मैकियावेली गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन करता है, वह स्वतंत्रता का समर्थन करता है, जनता की स्वतंत्रता का समर्थन करता है कि किस तरीके से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता को आजादी हासिल होती है और जनता जन सहभागिता के माध्यम से शासन व्यवस्थाओं की गतिविधियों के अंतर्गत अपनी भागीदारी करती है। इस पुस्तक के अंतर्गत मैकियावेली है रोमन गणराज्य को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं और रोमन गणराज्य को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हुए गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का वो डिस्कोर्स पुस्तक के अंतर्गत समर्थन करता है। मैकियावेली डिस्कोर्स पुस्तक के अंतर्गत लिखता है कि राजा के शासन की बजाय जनता का जो शासन है वह सर्वश्रेष्ठ शासन होता है। जहां हमने देखा कि द प्रिंस के अंतर्गत वो राजा के शासन का समर्थन करता है, राजतंत्र का शासन का समर्थन करता है, वहीं वह डिस्कोर्स के अंतर्गत जनता के शासन को सर्वश्रेष्ठ शासन मानता है। मैकियावेली इस पुस्तक के अंतर्गत लिखता है कि जनता राजा से ज्यादा समझदार होती है, जनता का जो निर्णय है वो ईश्वर का निर्णय होता है, सभी व्यक्तियों को गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत भागीदारी का अधिकार होता है, इसलिए इस व्यवस्था के अंतर्गत जनता को ज्यादा आजादी प्राप्त होती है, जनता को ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जनता भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्वेच्छा से ही राज्य के कानूनों का पालन करती है, राज्य को उनको विवश करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो मैकियावेली की इस पुस्तक द डिस्कोर्स के अंतर्गत मैकियावेली ने गणतंत्र से संबंधित विचारों का विश्लेषण किया और उसके आजादी से संबंधित या स्वतंत्रता से संबंधित जो विचार हैं वो इस पुस्तक डिस्कोर्स के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। मैकियावेली डिस्कोर्स पुस्तक के अंतर्गत जनता किस तरीके से कानूनों का पालन करती है इसको लेकर के वो राज्य को 2 भागों के अंतर्गत विभाजित करता है, एक स्वतंत्र राज्य और दूसरा परतंत्र राज्य। स्वतंत्र राज्य मैकियावेली कहता है कि ऐसा राज्य होता है जहां जनता अपनी इच्छा से कानूनों का पालन करती है,
राज्य को या राजा को जनता को बाध्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। मैकियावेली कहता है कि यह जो स्वतंत्र राज्य है ये ऐसे स्वस्थ शरीर की तरह होता है जिसको चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि चिकित्सक की आवश्यकता कहाँ होती है, डॉक्टर की आवश्यकता तो वही होती है जहाँ पर मनुष्य का शरीर है वो रोगग्रस्त हो जाता है। तो इस तरीके के स्वतंत्र राज्य के अंतर्गत जनता है वो अपनी इच्छा से कानूनों का पालन करती है, इसलिए राज्य को यहाँ पर बल प्रयोग करने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जो रोम का गणराज्य है उसको वह स्वतंत्र राज्य का आदर्श उदाहरण मानता है। परतंत्र राज्य मैकियावेली कहता है कि इस तरह के राज्यों के अंतर्गत जनता विवश होकर के बाध्य होकर के कानूनों का पालन करती है। यहाँ पर राजा को शक्ति का प्रयोग करके बल प्रयोग करके जनता को कानूनों का पालन करवाने के लिए बाध्य किया जाता है। मैकियावेली कहता है कि ये जो परतंत्र राज्य है ये एक बीमार शरीर की तरह होता है जिसका उपचार करने के लिए डॉक्टर की जिस तरीके से आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरीके से यहाँ की जो जनता है परतंत्र राज्य के अंतर्गत जो स्वेच्छा से कानूनों का पालन नहीं करती उनको भी राजा के द्वारा बल प्रयोग करके पावर का इस्तेमाल करके कानूनों का पालन करवाना पड़ता है। ये राजतंत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इस तरीके से डिस्कोर्स के अंतर्गत उसने जनता किस तरीके से कानूनों का पालन करती है इसको आधार बना करके वो राज्यों को दो भागों में बांट देता है, एक स्वतंत्र राज्य और दूसरा परतंत्र राज्य। विवर्धन या विस्तारवादी राज्य का मैकियावेली समर्थक है। विवर्धन या विस्तारवादी राज्य का क्या मतलब है? मैकियावेली का ऐसे राज्य से मतलब है विवर्धन या विस्तारवादी राज्य में कि जो राज्य ज्यादा से ज्यादा पावर हासिल करे और पावर के माध्यम से अपने साम्राज्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार कर सके। तो जो ज्यादा से ज्यादा विस्तार करने वाला राज्य है वही विवर्धित राज्य या विस्तारवादी राज्य कहलाता है। मैकियावेली कहता है कि सभी शासन व्यवस्थाओं के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं, एक तो अपने आधिपत्य का विस्तार करना और दूसरा अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना। मैकियावेली विवर्धित या विस्तारवादी राज्य का समर्थक है। वो अपनी पुस्तक प्रिंस के अंतर्गत भी विस्तारवादी राज्य का समर्थन करता है और डिस्कोर्स के अंतर्गत भी वो विस्तारवादी राज्य का समर्थन करता है। मैकियावेली कहता है कि राज्य का जो विस्तार है वह स्वस्थ राज्य का लक्षण है, यानी विस्तारवादी जो राज्य है वही स्वस्थ राज्य है। जो राज्य अपना विस्तार करने की क्षमता नहीं रखता है तो इसका स्वाभाविक सा मतलब है कि उसके पास में पावर भी नहीं है। जिस राज्य के पास में पावर नहीं है, विस्तार करने की क्षमता नहीं रखता है, वो राज्य है वो अपने विनाश की ओर अग्रसर होता है, उस राज्य का पतन है वो निश्चित है। तो इस तरीके का मैकियावेली का चिंतन है वो उसकी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत भी मिलता है और डिस्कोर्स के अंतर्गत भी मिलता है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने मैकियावेली ने जो अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत जिस तरीके की शासन व्यवस्था का समर्थन किया उसको भी समझने का प्रयास किया और उसने डिस्कोर्स के अंतर्गत जिस तरह की गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन किया उसको भी हमने समझने का प्रयास किया। अब हम ये देखेंगे कि मैकियावेली के ऊपर विभिन्न विद्वानों के द्वारा किस तरह की टिप्पणियां की गई। सामान्यतः प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टिकोण के माध्यम से यह स्लाइड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लियो स्ट्रॉस जो कि एक नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थिंकर है, यह मैकियावेली की निंदा करते हुए मैकियावेली को बुराई का शिक्षक कहता है। लियो स्ट्रॉस कहता है कि मैकियावेली एक ऐसा शिक्षक है जिसके अंतर्गत बहुत सारी बुराइयां या जितनी भी बुराइयां होनी चाहिए वो सारी बुराइयां मैकियावेली के अंतर्गत भरी हुई है, क्योंकि मैकियावेली राजा को सलाह देता है कि वो नैतिक साधनों का भी इस्तेमाल कर सकता है और नैतिक साधनों का भी इस्तेमाल कर सकता है। साधनों की पवित्रता कोई मायने नहीं रखती है, बल्कि राज्य का जो साध्य है, राज्य का जो उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा पावर हासिल करना, सिक्योरिटी हासिल करना, अपना सर्वाइवल हासिल करना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सारी जितनी बुराइयां होनी चाहिए, जितने बुरे साधन है उनका इस्तेमाल करके भी अगर राजा है वो अपने राज्य का विस्तार कर सकता है, पावर को हासिल कर सकता है, तो मैकियावेली उसको भी मान्यता देता है। तो लियो स्ट्रॉस मैकियावेली के ऊपर आरोप लगाते हुए उसको बुराई का शिक्षक कहता है। शेक्सपियर जो कि एक प्रसिद्ध कवि है वह मैकियावेली को हत्यारा मैकियावेली कह करके पुकारता है, क्योंकि मैकियावेली ये कहता है कि राजा को
अत्याचार करने के लिए नहीं चूकना चाहिए। अगर वो राज्य के हित में हो, राज्य की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो, राजा को सारे के सारे जो अत्याचार है वो एक बार में ही कर लेने चाहिए। जितना भी अत्याचार हो सके, जितना क्रूर हो सके राज्य या राजा, उसको उतना क्रूर होना चाहिए, ताकि जनता के अंतर्गत और दूसरे राज्य के अंतर्गत स्पष्ट उसका संदेश जा सके। और दूसरे राजा की अगर हत्या भी करनी पड़े तो भी राजा को कर लेनी चाहिए, गठबंधन उसको तोड़ लेने चाहिए राज्य के हित के अंतर्गत। तो इस तरह के जिसने भी वो साधनों का इस्तेमाल करता है, इन साधनों की निंदा करते हुए शेक्सपियर मैकियावेली को हत्यारा मैकियावेली कह करके पुकारता है। शेबाइन, जो कि हिस्टोरिकल मेथड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है, वो ये कहता है कि मैकियावेली ने जिस तरह के राज्य का समर्थन किया वो कानूनी रूप से तो सर्वशक्तिशाली है, लेकिन मैकियावेली ने हॉब्स के समान राजनीतिक निरंकुशता का सिद्धांत है वो विकसित नहीं किया। वुड ये कहता है कि षड्यंत्र संबंधी जो पश्चिम का प्रथम सामान्य सिद्धांत है उसका प्रतिपादक मैकियावेली को ही माना जाता है। इसके अलावा कई ऐसे विद्वान भी हुए हैं जिन्होंने मैकियावेली की प्रशंसा भी की है, जिसके अंतर्गत हीगल, एंटोनियो ग्राम्सी का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। हीगल युद्ध को लेकर के मैकियावेली के चिंतन की प्रशंसा करता है, वहीं एंटोनियो ग्राम्सी मैकियावेली की द प्रिंस को जीवंत रचना के रूप में वर्णित करता है। एंटोनियो ग्राम्सी द मॉडर्न प्रिंस की रचना करता है, जो कि मैकियावेली के द प्रिंस से काफी हद तक प्रभावित है। हालांकि एंटोनियो ग्राम्सी इस पुस्तक को पूर्ण नहीं लिख पाया, यह पुस्तक अपूर्ण ही रही। इस पुस्तक के अंतर्गत ग्राम्सी यह लिखता है कि आधुनिक युग के अंतर्गत जो प्रिंस होगा वो व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी होगी, एक कम्युनिस्ट पार्टी होगी जो कि सरवारा वर्ग का नेतृत्व करेगी और सरवारा वर्ग के लिए एक नए प्रकार के राज्य की स्थापना करेगी। तो एंटोनियो ग्राम्सी मैकियावेली की द प्रिंस से प्रभावित होते हुए द मॉडर्न प्रिंस पुस्तक की रचना करता है। क्रोचे ये कहता है कि आधुनिक युग के अंतर्गत अगर हम सरवारा वर्ग का कोई सबसे बड़ा विद्वान है तो वो कार्ल मार्क्स है, और क्रोचे यहाँ पर ये कहता है कि कार्ल मार्क्स है वो सरवारा वर्ग का मैकियावेली है, क्योंकि हमने देखा कि द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस के अंतर्गत मैकियावेली का जिस तरह का चिंतन प्रस्तुत किया गया है वहां पर मैकियावेली ने गरीब जनता के समर्थन की बात की गई है। वो कुलीन वर्ग के शासन की समाप्ति की बात करता है और गरीब जनता के समर्थन की बात करता है। तो क्रोचे इससे प्रभावित होते हुए वो कार्ल मार्क्स को सरवारा वर्ग का मैकियावेली कहता है, यानी मैकियावेली के चिंतन के अंतर्गत भी सरवारा वर्ग के हितों के लक्षण है वो क्रोचे देखता है। ये संदर्भ ग्रंथ है जिनका इस लेक्चर के अंतर्गत इस्तेमाल किया गया है। आप इन संदर्भ ग्रंथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह जो व्याख्यान है मैकियावेली का, जिसमें हमने द प्रिंस और डिस्कोर्स दोनों को समझने का प्रयास किया और प्रतियोगिता परीक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए इस व्याख्यान का मैंने निर्माण किया। उम्मीद करता हूं कि ये स्नातक, स्नातकोत्तर और सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा उनके लिए यह व्याख्यान अति महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद।